हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अंकित भाटी सर की सामान्य ज्ञान की बुक से संविधान के सारे क्वेश्चंस को पेज बाय पेज कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। संविधान के पहले टॉपिक, भारतीय संविधान का विकास से। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का आरंभ हुआ। 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। 1833 का चार्टर अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वॉयसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वॉयसराय हुए। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम देखते हैं। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीना होती थी। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया इस अधिनियम में, और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचक के रूप में भी जाना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉयसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। नोट दिया है कि 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वॉयसराय थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको बोलते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया और इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 में दिया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा दिया गया था तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। म्यांमार यानी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया है। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की रचना। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा था। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था।
कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया। इसमें तीन सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में इनका निर्वाचन दोस्तों पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री BN राव को नियुक्त किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान की विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला हुआ रूप है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं होगा।
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की एकता और अखंडता की प्रतिस्थापित किया गया। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है। इसी कारण 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष देखते हैं दोस्तों। समिति और अध्यक्ष देखते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष A.N. सिन्हा थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर K.M. मुंशी थे। आवास समिति के अध्यक्ष P. पट्टाभी सीतारमैया थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष S. वारदाचार्यार थे। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, यह दोस्तों संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति और राजनीति की आधारभूत संरचना और लोक सेवा आयोग है। भारत शासन अधिनियम 1935 में जर्मनी के संविधान से दोस्तों आपातकालीन उपबंध लिया गया। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। कनाडा के संविधान से सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ये तीनों लिए गए हैं कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया 7वीं अनुसूची में की समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा और है केंद्र राज्य संबंध, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन। ब्रिटिश संविधान से लिया गया संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था, यह लिया गया ब्रिटिश संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू का विभाग था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल था। वल्लभ भाई पटेल दोस्तों गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। C. राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। C.H. भाभा कार्य, खान तथा बंदरगाह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देखते हैं जो कि 1947 में बना। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री एवं सूचना व प्रसारण मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री या फिर कानून मंत्री थे, विधि या कानून मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई रेलवे व परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थीं। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। आर के षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे। V.N. गाडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री थे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे। चलिए भारतीय संसद से क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। संसद के
तीन अंग लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति हैं। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं में अंतर देखते हैं। लोकसभा में यह संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा में यह संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त सदस्य को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभ्य पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा की 545 सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई हैं। 84वें संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई हैं। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है। यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष या वरिष्ठतम अधिकारी करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे तथा प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अय्यर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 से 52 में आयोजित हुए। गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ। लोकसभा का कार्य दिवस सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक है। लोकसभा में 3 सत्र में बैठक होती है। पहला बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक होता है, फिर मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर के बीच और फिर शीत सत्र जो नवंबर से दिसंबर में होता है। अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को भी बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित होता है तो 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि किस सदन में रहना है, अन्यथा राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो उसे 14 दिनों के भीतर बताना होगा कि वह यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो उसे 14 दिनों के भीतर बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है, अन्यथा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज़्यादा रहा है। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीट रिक्त हो जाएगी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं। संसद के दोनों सदन की गणपूर्ति सदस्य संख्या 1/10 होती है। प्रारंभ में संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं। इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते रहे हैं, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के इस आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। ऐसा 1976 में हो चुका है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। डेविड आइजनहावर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया, तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। 23 अगस्त 1954 को इस सदन का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। 23 अगस्त 1954 को इस सदन का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। बाकी उसके पहले तक इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटें या फिर 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र में होती है: बजट, मानसून व शीत सत्र में। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। भारतीय संसद एक वृत्ताकार भवन है। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 में रखी गई। भारत का नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है। लोकसभा में सबसे अधिक सीट राज्यों में उत्तर प्रदेश जो कि 80 है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 7 सीट है। राज्यसभा में सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। दिल्ली में 3 है और उत्तर प्रदेश में 31 हैं। राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री बने। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बलराम जाखड़ रहे थे। लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी थे। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष GM बालयोगी थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थीं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देख लेते हैं। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में है नागरिकता जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 का में है मूल कर्तव्य जो कि 51 का में है। भाग 5 में है संघ जो कि 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। भाग 6 में है दोस्तों राज्य जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र जो कि 239 से 242 तक है। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 15 में है निर्वाचन आयोग जो कि 324 से 329 तक है। अनुच्छेद 324 से 329 तक है। भाग 17 में है राजभाषा जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 18 में है आपात उपबंध जो कि 352 से 360 तक में है। भाग 20 में है संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में है। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 है जिसमें भारत राज्यों का संघ है दिया गया है। अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 में संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का है और अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 15 में लोक नियोजन में समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है।
अनुच्छेद 18 में उपाधियां का अंत है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव के दुर्व्यापार, मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध दिया है। अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 में संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध है। अनुच्छेद 34 में दिया गया है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान दिया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिया है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं दी हुई हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को श्रमदान की शक्ति। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना दी गई है। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन दिया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 108 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दी गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन दिया गया है। अनुच्छेद 125 में दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन आदि दिए गए हैं। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना दिया गया है। अनुच्छेद 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन दिया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल दिए गए हैं और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि वर्णित है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं हैं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन दिया गया है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिया गया है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति दिया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय दिया गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें दी हैं। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है। अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 खा में पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद 243 था में नगर पालिकाओं का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या फिर नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय दिया गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे दिए गए हैं। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दिया गया है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिया गया है। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिया गया है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण दिया गया है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की गई है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियां, अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या फिर राजभाषाएं और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा, 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रतिक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 392 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां देखते हैं। पहली अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में इसमें दिया गया है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख। चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में इसमें अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची में इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और अब 100 विषय हैं। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें अंतर्गत 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। संविधान के लागू होने के समय 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में 52 विषय हैं। आठवीं अनुसूची में दिया गया है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, परंतु 1967 में सिंधी को, 1992 में मणिपुर, नेपाली
तथा कोंकणी, 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। यह भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची। यह पंचायती राज से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची। यह शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। शहरी क्षेत्रों के 18 विषय दिए गए हैं। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई। चलिए मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। वह आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। कारखानों आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर रखने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लगाया गया है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। भारत रत्न धारकों को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ख में दी गई है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है। किसी व्यक्ति का टेलीफोन टैप करना वाक अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 के 1 के खंड का में तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। वे 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा 5वां है। हमारे मौलिक अधिकार निम्न प्रकार के हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक है। चलिए मौलिक कर्तव्य देखते हैं दोस्तों। सरदार सुवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में किया गया है। मूल कर्तव्यों के अनुसार राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना दंडनीय अपराध है। मूल कर्तव्यों के अनुसार वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि की रक्षा करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखते हैं दोस्तों। भारत के नीति निर्देशक
सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों के परे वरीयता दी गई थी। के.टी. शाह के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा। चलिए भारतीय नागरिकता से क्वेश्चंस को देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक केवल इकहरी या फिर एकल नागरिकता प्रदान करते हैं। इसमें राज्यों के पृथक नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित है। अनुच्छेद 11 में है, नागरिकता संबंधी नियमों के लिए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता जन्म से, पंजीकरण से या फिर उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। संसद अनुच्छेद 10 के तहत किसी भी नागरिक से नागरिकता वापस ले सकती है अगर उसे विश्वास हो कि नागरिकता के लिए झूठे और गलत सबूत पेश किए गए हैं या व्यक्ति संविधान के प्रति वफादार नहीं है, अगर वह दुश्मन देश के साथ लड़ाई के समय कोई नाता रखता है, अगर वह लगातार 7 वर्षों से अधिक समय से देश के बाहर रहा हो या फिर नागरिक पंजीकरण कराने के समय के 5 वर्षों के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल में रहा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नागरिकता का परित्याग अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर सरकार द्वारा नागरिकता छीनने का नागरिकता का अंत हो सकता है। दिसंबर 2003 में विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। चलिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति देखते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः उपराष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद जो कि 58 में दी गई है, जानते हैं। पहली बात तो वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद न धारण किए हो। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु नई व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा में के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत
पर संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किसी भी सदन द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है, पहले इसके 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। इसके बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी दिन से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 महीने के अंदर भरा जाना जरूरी है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्य उपराष्ट्रपति करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, और तीनों की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्य संभाल लेगा। राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते देखते हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य देखते हैं। नियुक्ति संबंधी अधिकार। भारत का प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है। भाषा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है। भारत के राजदूत व अन्य राजनयिक की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य की आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विधायी शक्तियां देखते हैं राष्ट्रपति की। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने के संबंधी अधिकार है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। तीसरा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक रहता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सैनिक शक्ति देखते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, किंतु इनका प्रयोग विधि द्वारा करता है। क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को कम या फिर क्षमा कर सकता है। यदि क्षमादान याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार देखते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 खंड 3 के अंतर्गत कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव या दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां देखते हैं। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। राजनीतिक शक्ति देखते हैं। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग
सबसे पहले 1986 में किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम व्यक्ति थे जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थीं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति रखवाता है। सभी दशाओं में मृत्युदंड क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की मुख्य जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम देखते हैं। पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे वीवी गिरी, पांचवें फरुख्दीन अली अहमद और छठवें नीलम संजीव रेड्डी, सातवें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, आठवें राष्ट्रपति आर वेंकटरमण थे, नौवें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और 10वें राष्ट्रपति KR नारायण, 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 12वें राष्ट्रपति थीं प्रतिभा पाटिल, 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद और 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। नोट दिया है वीवी गिरी न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह तथा BD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, चलिए देखते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जो कि अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसको मतदान का अधिकार नहीं, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद में न हो। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, जो कि अनुच्छेद 68 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों, विशेषाधिकारों और वेतन व भत्ते का प्रयोग कर सकता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। वे 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देखते हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। अटॉर्नी जनरल न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए 1 सॉलिसिटर जनरल व 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की
नियुक्त किए गए हैं। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पसंद ही पद पर बना रहता है। महाधिवक्ता बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की होती हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि अनुच्छेद 148 में है। सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक की होती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदनों के समावेदन से हटाया जा सकता है। इनका वेतन 2.5 लाख का होता है। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। वह संसद की लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत के प्रथम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। चलिए न्यायपालिका देखते हैं। उच्चतम न्यायालय जिसमें देखेंगे भारत की न्याय व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन संबंधित शक्तियां भारतीय संसद को प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन 28 फरवरी 1950 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष तक रह सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक आयोजित हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपये है। सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियां अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दी गई हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हरिलाल जे कान्या थे। उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कमल नारायण सिंह थे। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन थे। फातिमा बीवी प्रथम महिला न्यायाधीश थीं। अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं हुई है। उच्चतम न्यायालय के कार्य देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना। यह देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यह संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, परंतु इस परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर होता है। उच्चतम न्यायालय अब तक 5 बार राष्ट्रपति को परामर्श दे चुका है। संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध और 5वां अधिकार परीक्षा। नोट दिया है कि जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। चलिए उच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद
14 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 231 के अंतर्गत एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो सकता है। वर्तमान में के भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अतिरिक्त न्यायाधीश 2 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपये होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं देखते हैं कि वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अवधि 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं। राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय में आवश्यकतानुसार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। भारत में सबसे पहले 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। नोट दिया है। सबसे पहले केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। अधीनस्थ न्यायालय देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों को प्रावधान किया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। जो व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो या उसे जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है अथवा वह त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है और शून्यता उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति को 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल उनका ही है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, 13 दिनों तक। दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। वह 2 बार प्रधानमंत्री बनी। जब वह पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें उनके पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी तीनों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई व लाल बहादुर शास्त्री की भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। HD देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा।
वह लगभग 32 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे। भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था 1947 से 1964। गुलजारी लाल नंदा का था 1964 तक, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल था 1964 से 1966 तक। गुलजारी लाल नंदा 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी का कार्यकाल था दोस्तों 1966 से 1977। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 1977 से 1979 तक था। चरण सिंह का दोस्तों कार्यकाल 1979 से 1980 तक था। इंदिरा गांधी का कार्यकाल था 1980 से 1984 तक। राजीव गांधी का कार्यकाल 1984 से 1989 तक था। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल 1989 से 90 तक था। चंद्रशेखर का कार्यकाल 1990 से 1991 तक था। पी.वी. नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1991 से 96 तक था। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 1996 तक ही था। एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल था 1996 से 1997 तक। इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल 1997 से 1998 तक था। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था 1998 से 2004 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल था 2004 से 2014 तक। और नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 2014 से अभी तक है। देशी रियासतों का भारत में विलय देखते हैं दोस्तों। देशी रियासतों का भारत में विलय देखते हैं। देशी रियासतों का भारत में विलय कराने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर से द्वारा मिलाया गया। राज्यों का पुनर्गठन देखते हैं चलिए दोस्तों। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्य आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का समर्थन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। चलिए दोस्तों, नए राज्यों के गठन वर्ष देखते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात का गठन हुआ 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। नागालैंड का गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ दोस्तों 25 जनवरी 1971 को। सिक्किम का गठन हुआ 26 अप्रैल 1975 को। मिजोरम का गठन हुआ 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ 20 फरवरी 1987 को। उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। और तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014 को। राज्य की कार्यपालिका देखते हैं, जिसके अंतर्गत देखते हैं दोस्तों राज्यपाल। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही पद पर बना रहता है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। पदावधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। राज्यपाल के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंध में परामर्श दे सकता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपति को नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का
1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा अथवा कम कर सकता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए होता है। विधानमंडल देखते हैं। राज्य विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होता है। विधानसभा देखते हैं। इसका गठन अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा के विधान सत्र की शुरुआत राज्यपाल करता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद यह है कि गोवा में 40, मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 हैं, क्योंकि इनको अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा करती हैं। विधानसभा का गणपूर्ति या कोरम 1/10 होता है। वित्त विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। विधान परिषद सिर्फ इसे 14 दिनों तक रोक सकती है। सबसे अधिक विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं और सबसे कम सिक्किम में हैं। उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या 403 है और सिक्किम में 32 है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए विधान परिषद देखते हैं दोस्तों। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है: उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होती है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यपाल विधान परिषद में कुल 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। विधान परिषद की बैठक का गणपूर्ति या कोरम कम से कम 10% सदस्य होना चाहिए, परंतु यह संख्या में 10 से कम नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। नोट दिया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, नीति आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के नाम पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की थी। 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग कहा जाता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीतियों का निर्माण करता है। यह योजना के निर्माण में सरकार को सलाह देगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। चलिए अगला देखते हैं, निर्वाचन आयोग। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक
निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के से मिलकर किया जाता है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्य आयोग था, किंतु 1989 में पहली बार 3 सदस्य आयोग बना तथा दोबारा 1993 ईस्वी में 3 सदस्य आयोग बना दिया। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य देखते हैं। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार कराना और चुनाव करवाना। निर्वाचन आयोग के कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। प्रमुख क्षेत्रीय दल व उनका चुनाव चिन्ह देखते हैं। तेलुगु देशम पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है और इनका राज्य आंध्र प्रदेश है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल और इनका राज्य उत्तर प्रदेश है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह है तीर कमान और इनका राज्य महाराष्ट्र है। अकाली दल का चुनाव चिन्ह है तराजू और इनका राज्य पंजाब है। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है दोस्तों तीर और इनका राज्य बिहार और झारखंड है। मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह है सीढ़ी और इनका राज्य केरल है। अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है दोस्तों दो पत्ती और यह तमिलनाडु राज्य का है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है और इनका राज्य बिहार है। राष्ट्रीय जनता दल का दोस्तों चुनाव चिन्ह है लालटेन, इनका राज्य बिहार और झारखंड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दोस्तों चुनाव चिन्ह है हल और इनका राज्य जम्मू कश्मीर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर कमान है दोस्तों, इनका राज्य झारखंड है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का है दोस्तों चुनाव चिन्ह उगता सूरज और इनका राज्य तमिलनाडु है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें चलिए देखते हैं। लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधान चुनाव अथवा किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में चुनाव में डाले गए वैध मतों का 9% प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल देखते हैं। दल है और चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है हंसिया व बाली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है हंसिया व हथौड़ा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दोस्तों चुनाव चिन्ह है घड़ी। नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनाव में जाली मतदान और कुछ मतदाता पर नियंत्रण रखने के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया। 1993 के चुनाव में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। सबसे पहले परिसीमन के आधार पर कर्नाटक में चुनाव आयोजित किए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में जानते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। 1999 में ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव करवाने वाला राज्य गोवा है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। अंतर राज्य परिषद देखते हैं। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच तालमेल स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना हुई। अंतर्राज्य परिषद की पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई। प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं।
अंतर्राज्य परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। इस बैठक में कम से कम 10 सदस्य होने अनिवार्य हैं। चलिए देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य नियुक्त होते हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिन्हा हैं। इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से 5 साल की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 खंड 1 के अंतर्गत किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग देखते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री के संथानम थे। यह आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखते हैं। वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार चार्टर अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा 10 दिसंबर 1948 में की गई थी। इसलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह आयोग देश में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त तथा स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। चलिए लोक सेवा आयोग देखते हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु इन्हें पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक होता है। चलिए सूचना आयोग देखते हैं। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने सूचना के अधिकार पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इन सभी का कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे। सूचना के अधिकार के तहत नागरिक को सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन या संस्था से सूचना प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करना बाध्यकारी है। यदि मामला जीवन या मानवाधिकार का है तो सूचना 48 घंटों के भीतर प्राप्त करने का अधिकार है। यदि किसी नागरिक के अपील 30 दिन के बाद और 60 दिन के भीतर और दूसरी अपील प्रथम अपील आदेश प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर के उपाय समाप्त हो जाते हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अधिनियम केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देखते हैं। वर्ष 1993 में पारित अधिनियम के तहत प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। 6 समुदाय को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम और जैन को। देश की जनसंख्या में इनका हिस्सा 19.5% है। इसमें एक
अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का आयोग के प्रथम अध्यक्ष मौलाना सरदार अली खान थे। राष्ट्रीय महिला आयोग देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में किया गया। संविधान और विधि के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा करना इनका प्रमुख कार्य है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसकी प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थीं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। लोकपाल और लोकायुक्त को चलिए इनके बारे में जानते हैं। 18 दिसंबर को संसद ने लोकपाल तथा लोकायुक्त बिल 2011 पारित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को इस ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करके इसे अधिनियम बना दिया। बिल की पृष्ठभूमि लोकपाल शब्द की रचना वर्ष 1963 में लक्ष्मीमल सिंघवी ने की थी। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी, परंतु सर्वप्रथम वर्ष 1968 में लोकपाल को संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद संसद में कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया और 11वीं बार 2011 में संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया। लोकायुक्त संस्था की स्थापना सर्वप्रथम ओडिशा में की गई थी। ओम्बड्समैन नाम से लोकपाल पद का गठन सर्वप्रथम स्वीडन या स्कैंडिनेवियन देश से किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011, इस बिल के ड्राफ्ट को लोकसभा में मनु सिंघवी कमेटी ने तैयार किया। राज्यसभा में लोकपाल पर संशोधन के लिए सत्यव्रत चतुर्वेदी कमेटी का गठन किया गया। संरचना देखते हैं इसकी। लोकपाल और अधिकतम 8 सदस्य इस आयोग के सदस्य होंगे, जिनमें से 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे और अन्य 4 सदस्य में 50% अल्पसंख्यक, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल समिति के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राष्ट्रपति ने इन्हें शपथ ग्रहण कराई। पद ग्रहण करने से पूर्व वह राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष के लिए अर्हता निम्न है: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश या ऐसा गणमान्य व्यक्ति जिसे भ्रष्टाचार विरुद्ध मामलों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रहा हो। चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु पूर्ण करने तक होता है। इन सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। लोकपाल की जांच के दायरे में मामूली सरकारी कर्मचारी से लेकर कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। कोई भी व्यक्ति लोकपाल से शिकायत कर सकता है। शिकायत कैसे हो ये लोकपाल तय करेगा। भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल खुद संज्ञान ले सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में 2 से 10 साल की सजा संभव है। राष्ट्रीय एकता परिषद जानते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 1961 में की गई। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर सकारात्मक पहल करना है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें विपक्षी राजनीतिक दलों के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देखते हैं। वर्ष 2005 में इसका गठन किया गया। यह गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के समय क्षमता निर्माण करना और साथ ही आपदाओं से निपटने के लिए नीति बनाना है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अन्य पिछड़ा आयोग देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राज्य को अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए प्रयासरत रहने का आह्वान किया गया है। जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। द्वितीय अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता 1 जनवरी 1979 को किया गया। इसने ओबीसी के लिए सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। वर्ष 1993 को अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थायी आयोग का गठन किया गया। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है इनका। 102वां संविधान संशोधन
अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग देखते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में जानते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 और अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 338 का के नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन और विकास के लिए सलाह देने के लिए गठित किया गया। वर्ष 2004 राष्ट्रीय अनुसूचित और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित हुआ। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला है। संसद की वित्तीय समितियां देखते हैं। पहले आता है प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए और प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं हो सकती है। लोक लेखा समिति के बारे में जानते हैं। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इन सभी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को 6 सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। लोक लेखा समिति के कार्य देखते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। भारत सरकार द्वारा खर्च की गई राशियों के लेखाओं की जांच करती है। संसद द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की जांच करती है। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की भी जांच करती है। नोट दिया है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है, जिससे कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई हैं उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सकें। चलिए देखते हैं पंचायती राज। भारत में पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ। आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का गठन हुआ। पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाया गया था। यह समिति 1957 ईस्वी में गठित हुई थी। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज में संबंधित है। पंचायती राज का प्रावधान संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में किया गया है। अनुसूची 11 भी पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें जानते हैं। इसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की गठन की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 1/3 महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है। नोट दिया गया है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 73वां संविधान संशोधन देखते हैं दोस्तों। यह संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के खंड का अनुच्छेद 243 एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। इसमें कुल 18 विषय दिए गए हैं। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें जानते हैं दोस्तों। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जानते हैं। चलिए दोस्तों, भारतीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीला रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। यह
तथा इस चक्र को सारनाथ में अशोक स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का और हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के खंड आ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन हो जाने पर राष्ट्रध्वज को 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। भारत के राष्ट्रध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ। राष्ट्रीय गीत के बारे में चलिए जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इस गीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे गाने की समय सीमा 1 मिनट और 5 सेकंड है। नोट है, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। चलिए राष्ट्रगान के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसको गाने का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। यह सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसको भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चलिए जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय कैलेंडर देखते हैं अपने देश का। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी कार्यों में प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र व अंतिम महीना फागुन होता है। यह सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पशु है दोस्तों बाघ, राष्ट्रीय पुष्प है कमल, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय नदी है गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन मछली है। राजभाषा को देखते हैं। राजभाषा, चलिए राजभाषा के बारे में जानते हैं दोस्तों। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया था। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा। इनको सब दोस्तों इन भाषाओं को दोस्तों राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। राज्य की भाषा संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। नोट है कि संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। आपात उपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद
352 में वर्णित है। इसकी घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति द्वारा देश के किसी भाग या पूरे देश में की जाती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के समय हमारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, परंतु अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावित रहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1 माह तक जारी रहती है। यदि संसद इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो यह 6 माह और बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरी बार आपातकाल पाकिस्तान के युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 ईस्वी में लगा। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण 26 जून 1975 को लगाया गया था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को जानते हैं, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले लेता है। राज्यों में आपातकाल की अवधि 2 माह की होती है। इससे अधिक के समय के लिए संसद की अनुमति लेनी पड़ती है, तब यह 6 माह की जा सकती है। राज्यों में आपातकाल की अवधि अधिकतम 3 साल तक होती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सर्वाधिक समय तक ऐसा आपातकाल जम्मू कश्मीर में लगा था। तीसरा है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में वर्णित है। यह आपातकाल तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय साख खतरे में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत करना आवश्यक है। इस आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। चलिए दोस्तों प्रमुख संविधान संशोधन देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951। इस संशोधन से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962। पुर्तगाली आधिपत्य वाले गोवा, दमनदीव को भारत का अंग बना दिया गया। 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुदुचेरी को भारत का अंग बना दिया गया। 24वें संविधान संशोधन 1971 संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 राजाओं के प्रीविपर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। 27वां संविधान संशोधन 1971 पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा की 525 सदस्य संख्या को बढ़ाकर 545 कर दिया गया तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इस संशोधन से संविधान से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता अखंडता शब्द जोड़े गए। नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई। संविधान के भाग 4 के खंड का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लगाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी प्रावधान अनुसूची 10 जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। 73वां संविधान
संशोधन 1993, पंचायती राज 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 1993 पर नगर निकाय संबंधी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 226 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। अब इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। 93वां संविधान संशोधन 2006 शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया। 95वां संविधान संशोधन 2010 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 वस्तु व सेवा का जीएसटी को लागू करने हेतु किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं दोस्तों। शून्यकाल। शून्यकाल होता है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। वर्तमान में शून्यकाल की अवधि 1 बजे से 2 बजे तक चलता है। संसद का स्थगन। इस संसद का स्थगन संसद के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे या दिन या सप्ताह का भी हो सकता है। अनुपूरक प्रश्न। सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। तारांकित प्रश्न। जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। संचित निधि। संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि का वेतन इसी निधि में दिया जाता है। आकस्मिक निधि। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव। यह सदन के विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव प्रस्तुत होने के 10 दिनों में इस पर चर्चा होनी आवश्यक है। त्रिशंकु संसद। आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। धन विधेयक। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत संसद में राजस्व एकत्रित करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंधित विधेयक है। गिलोटीन। किसी विधेयक पर विचार विनिमय को शीघ्र समाप्त करने की प्रक्रिया गिलोटीन कहलाती है। पुनरावलोकन का सिद्धांत। इसके अनुसार न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कोई विशेष नियम संपूर्ण अर्थ में अथवा इसका कोई एक भाग असंवैधानिक है या नहीं है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं आपके अंकित भाटी सर के सामान्य ज्ञान की बुक से संविधान के सारे क्वेश्चंस। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी ने पूरी देखी होगी और वीडियो आप सभी को पसंद भी आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए और यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।